जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे बेटा। वंस अगेन बेटा अनदर टॉपिक हमारे चैप्टर का एंड होने जा रहा है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट मस्ट होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए बेसिक बनेगा आपके नेक्स्ट चैप्टर का पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो बहुत ईजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल में बीइंग अ टीचर मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन मैंने आज तक जब भी स्टूडेंट को देखा तो इसमें मैंने स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम में ही देखा है। तो उसकी वजह बेसिकली कंसंट्रेशन का ना होना है। तो आप कंसंट्रेट करें, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगेंगे, आपकी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक है, क्या बना? अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेटा क्या करनी है, हमने अरेंजमेंट्स करनी है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त तक हम शेल और सब शेल का, तो इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअली किस में प्लेस्ड हैं? सब शेल में। तो ये सब शेल्स का क्या ऑर्डर एग्जिस्ट करता है? तो इसके लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो हमारे पास हमें ये क्लियर होना पड़ेगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। क्या कहता है? कहता है इलेक्ट्रॉन फिल द लोअर एनर्जी सबशेल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन जो है ना मेरे बच्चे, वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी सबशेल को क्या करता है बेटा? फिल करता है। इसको हम n+l रूल भी कहते हैं। बट अब ग्रेड 9 में ना तो आपने एक क्वांटम नंबर पढ़ा, ना आप बेटा n+l रूल के बारे में मैं आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूंगा, लेकिन आपको इतना जरूर आपको आइडिया दे दूंगा कि ये सब शेल्स हमने कैसे अरेंज किए। इससे ये इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि इन सब शेल्स की भी एनर्जी है, यानी ये सब शेल जो शेल में मौजूद हैं इनकी भी एनर्जी है और ये एनर्जी के बेस के ऊपर क्या है? अरेंज्ड हैं। इनमें से कुछ कम एनर्जी के हैं और कुछ क्या है? ग्रेटर इन एनर्जी हैं, और इनको हमने अरेंज करना है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ने उनमें जाके क्या होना है? प्लेस होना है। सो बेटा देखें, अगर हम बात करते हैं n = 1 की, तो वी नो दैट ये कौन सा शेल है? के शेल। तो इसमें एक ही सब शेल होगा क्योंकि नंबर वैल्यू ऑफ n विल गिव्स अस द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। n की जो वैल्यू है वो हमें ये बताएगी कि इस शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे। तो ये जो मैंने इसके साथ 1 लगाया है, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये इस वजह से लगाया कि ये फर्स्ट में था। n = बेटा 2, तो l शेल, तो फिर क्या हो गया? 2 सब शेल आ गए 2s, और क्या हो गया? 2p। थ्री एस, 3p, 3d, फोर एस, 4p, 4d, 4f। अब मेरे बच्चे वो कहता है कि ये जो हमारे पास सब शेल्स है इनमें से कौन सा ग्रेटर एनर्जी और कौन सा लोअर एनर्जी है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिकली तो हम इसको n+l रूल से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहां पे हम इसको डायग्रामेटिकली हम कहते हैं कि वी विल क्रॉस द सब शेल विद द हेल्प ऑफ एरो। इसको हम ऑफ बाउ डायग्राम कहते हैं।
तो एरो की दो एंड्स होते हैं, एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो हम कहते हैं जो एरो जब सब शेल को क्रॉस कर रहा होता है तो वो सब शेल जो एरो की टेल पे आ जाता है वो लोअर एनर्जी होता है, और जो एरो के हेड पे होता है वो ग्रेटर एनर्जी होता है, हायर एनर्जी होता है। अब ये एरो फर्स्ट, सबसे पहले ये फिर और ये देन। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले हमने एरो कौन सा लगाया था, फर्स्ट वन। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी सब शेल कौन सा होगा, 1s। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या होगा, 2s। फिर क्या होगा बेटा, 2p। फिर क्या होगा बेटा, 3s। फिर क्या होगा बेटा, 3p। फिर क्या होगा बेटा, 4s। फिर क्या होगा बेटा, 3d। फिर क्या होगा बेटा, 4p, एंड दिस अगेन कंटिन्यू। आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, यहां पे थर्ड शेल में 3d था, लेकिन 4s पहले आ गया और 3d बाद में चला गया। क्या रीजन है इसकी, 4s अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोअर इन एनर्जी देन 3d अकॉर्डिंग टू n+n रूल। 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। इसको मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए आप इसको कर सकते हैं, ये भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, और अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो डिवीजन पब्लिक स्कूल, और इसी तरह फिर अगेन डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो ये आपके सारे 109 एटॉमिक नंबर तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। बल्कि इसको मैं कंप्लीट ही कर देता हूं। ये आपका मैंने वो उस फार्मूला के बेस, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। क्लियर होगी बात बेटा? वैसे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम थी, बट मैंने 109 तक इसको कंप्लीट कर दिया। होपफुली आपने इस लेक्चर को भी इंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।